Yes, good evening all of you. See, today we are going to start chapter 5 in science, that is the fundamental unit of life. See, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consist of many little compartments. अब देखो यहाँ पे जो सबसे पहले चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ अ सेल. ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ अ सेल. अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि 1665 में रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार सेल की खोज की थी. ठीक है, उन्होंने पहली बार जो कॉर्क होता है, कॉर्क क्या होता है, जो बार्क का, जो ट्री का बार्क होता है अपर पार्ट, उसका एक सब्सटेंस होता है दैट इज़ अ कॉर्क. उसकी एक लेयर होती. ठीक है, ट्री बार्क आपने देखा है ना, ट्री देखा है ना. ठीक है, ट्री का जो बार्क होता है, स्किन होता है, आउटर कवरिंग होती है. ठीक है, उसका एक सब्सटेंस को, उसका एक पार्ट होता है कॉर्क. ठीक है, तो कॉर्क की जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्टडी की थी, उन्होंने खुद ने माइक्रोस्कोप बनाया था, एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप उनके पास था. आजकल तो बहुत हाई-फाई माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं कि आप छोटी से छोटी चीज़ बहुत अच्छे से देख सकते हो. लेकिन उन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप 1665 में बनाया था. उन्होंने तब एक स्टडी की थी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्क का एक पार्ट ले लिया. ठीक है, और वो कैसा दिख रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब. और जो हनीकॉम्ब होता है, मधुमक्खी का जाला जो होता है, उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर दिख रहा था, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स. और उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट क्या होते हैं, कमरे, रूम, छोटे छोटे. उन्हें जब उन्होंने स्टडी किया तो उसे छोटे छोटे रूम्स दिख रहे थे. सी, कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क एक सब्सटेंस है जो बार्क ऑफ अ ट्री में से आता है. दिस was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. तो ये कब हुआ, ये 1665 में बाय चांस हुक ने क्या किया, ऑब्जर्व किया सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से. ठीक है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या पाया, रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स. और रॉबर्ट हुक को ये बॉक्सेस कैसे दिखे, सेल्स दिखे. सेल क्या होता है, सेल एक एक्चुअली क्या होता है, एक छोटा सा रूम. वो एक लैटिन वर्ड है. सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है. जैसे देखो, जनरली सेल आपने देखा होगा, जेल को भी सेल बोलते हैं. ठीक है, सेल किसको बोलते हैं, जेल को भी बोलते हैं. जेल को सेल कहा जाता है. ठीक है, तो जेल एक छोटा सा कमरा होता है, बहुत हाईफाई रूम तो नहीं होते जेल, छोटे से कमरे होते हैं. ठीक है, तो सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा सा रूम, मतलब कंपार्टमेंट. See, this may seem to be very small and insignificant incident, but it is a very important in the history of science. तो उस समय ये एक छोटी सी चीज़ पाई गई थी, बहुत छोटा सा था, जो माइक्रोस्कोप से दिखा था, आपकी नेकेड आई से नहीं दिख सकता. और उस समय इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जा रहा था. लेकिन आज की डेट में साइंस की स्टडी में, ठीक है, साइंस की हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट खोज थी सेल की. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. तो ये पहली बार हुआ था कि किसी ने ऑब्जर्व किया था कि लिविंग थिंग्स के अंदर भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं, छोटे छोटे उसके पार्ट्स हैं. The use of the word cell to describe these units is being used till today in biology. और आज तक हम लोग ये सेल वर्ड जो है यूज़ करते हैं बायोलॉजी में. देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. पेज नंबर 50 पे देखो, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था, याद रखना. ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. जो पुराना माइक्रोस्कोप, जो उनका सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था, ठीक है, खुद ने बनाया था उन्होंने, उसके बेसिस पे 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक बार्क ऑफ अ ट्री का जो सब्सटेंस था कॉर्क, उसमें उसके स्लाइस में उन्होंने पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था. देन ल्यूवेनहुइक 1674 में विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके बाद 1665 के बाद 1674 में ल्यूवेनहुइक ने एक अच्छे माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, उससे थोड़ा बेटर, वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, पुराना था, अब थोड़ा बेटर माइक्रोस्कोप जो आया, उससे क्या पाया कि पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स हैं. ठीक है, ये पाया गया, ये खोजा गया.
इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ये पाया कि सेल का न्यूक्लियस है, मतलब सेल का सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मतलब क्या, सेंटर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, देन परकंजे इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया वो परकंजे ने दिया था 1839 में, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। मतलब जो लिक्विड सब्सटेंस है सेल के अंदर, जो बहता हुआ सब्सटेंस है, उसका नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म 1839 में। द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारा बेसिक यूनिट, हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये सब क्या है, सिंगल सेल से बने हैं। और जो मल्टी सेल्यूलर है मतलब हम लोग, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ये सारे के सारे मल्टी ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं और वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ये सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। और इसमें आपको ये भी स्टडी में आगे चल के बताया गया है, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है मतलब हम लोग, वो भी जनरली जो मल्टी सेल्यूलर है वो भी सिंगल सेल में से ही रिप्रोड्यूस हो के बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है तो सेल थियरी कि सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल सेल से बने हैं, और सेल जो है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वॉज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट स्केलिडन एंड स्क्वान in 1838 and 1839. The cell theory was further expanded by the Virchow in 1855 by suggesting that all cells arise from the pre-existing cell. सारे के सारे सेल कहाँ से आते हैं, जो ऑलरेडी आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मतलब पहले से ही जो सेल हैं उसी में से ही नए सेल बनते हैं। With the discovery of the electron microscope in 1940, ये सबसे हाई रेंज वाला माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल। सेल के जो पार्ट्स होते हैं, सेल के जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स का मतलब होता है सेल के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, उसे सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। समझ में आया? तो रॉबर्ट हुक में 1665 में, ये सारे नाम में से कुछ भी आपका वन वर्ड में, वन मार्क में आ सकता है। ठीक है, वन सेंटेंस में। रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 में कहाँ पाया सेल को? कॉर्क में। कॉर्क क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। 1674 में ल्यूवेनहुइक ने एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से ये पाया कि पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स हैं। उसके बाद आए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस की खोज की 1831 में। ठीक है, फिर परकंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड इन द सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, फिर ये सेल थियरी, क्या सेल थियरी? सेल थियरी का मतलब होता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसके बेसिस पे बने हैं? सेल। और सेल हमारा बेसिक यूनिट है लाइफ का, बिना सेल के हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये दो बायोलॉजिस्ट ने, दो दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था 1838 और 1839 में, स्केलिडन और स्क्वान ने। उसके बाद 1855 में आगे और फर्दर स्टडी की गई, किसके थ्रू? विर्को के थ्रू, कि सारे के सारे सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही आते हैं। और 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हम लोगों ने जो सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको समझा और उसके अलग अलग ऑर्गेनल्स को समझा। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा ध्यान दो, मज़ा आएगी, धीरे धीरे आएगी। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। दे आर द कंपोनेंट्स। क्या होता है? दे आर द पार्ट्स। दे आर द पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, Now see the invention of magnifying lenses, magnifying lens सबको पता है, led to the discovery of the microscopic world। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मैग्नीफाइंग लेंस की वजह से ही आगे बढ़ा, क्योंकि मैग्नीफाइंग लेंस क्या करता है? मैग्नीफाई करता है, मतलब एनलार्ज करता है। ठीक है, इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल मे कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। These organisms are called unicellular organism। यूनी मतलब सिंगुलर। ठीक है, जिसमें सिंगल सेल होता है। जैसे अमीबा का कोई शेप नहीं होता,
ठीक है, अमीबाबा को कोई शेप नहीं होता भाई, अमीबाबा एक ही है, ठीक है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, वो सिंगल सेल्यूलर है। On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organism. ठीक है, multicellular organisms यहाँ पे कौन बताए हैं? Fungi, plants, animals. Can we find out names of some more unicellular organisms? See, every multicellular organism has come from a single cell. जितने भी multicellular organism हैं वो आए तो single cell में से ही हैं। हाउ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है, सिंगल सेल में से ही दूसरे उनके खुद के मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है वहाँ, ठीक है, सेल जो है, सेल एक सेल में से ही दूसरे सेल निकले हैं। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, जितने भी दूसरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी सिंगल सेल में से ही आया है। कैसे आया है? सेल डिवीजन करके, सेल का डिवीजन हो रहा है, मतलब सेल में से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसमें से ही नए सेल बन रहे हैं, ठीक है। नाउ सी, सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो बोला गया है कि सेल जैसा काम करता है सारे, क्योंकि देखो सारे पार्ट्स के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं सबके काम अलग अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका शेप और साइज़ है, ठीक है, जो सेल का शेप और साइज़ है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। जैसे अमीबा का देखो, अमीबा का शेप क्या होता है पता है? एक्चुअली इसका कोई शेप ही नहीं होता, इसलिए इसको अमीबिक शेप भी कहा जाता है। अमीबिक शेप मतलब जिसका शेप नहीं होता, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, आपको बता रहा हूँ, अमीबिक शेप भी कहा जाता है। जैसे अगर सपोज इसका कोई शेप नहीं है, मतलब ये कोई भी शेप ले लेता है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, तो इसको अमीबिक शेप बोल सकते हैं। इसको अमीबिक शेप का मतलब देयर इज़ नो शेप, वो अपना शेप को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो अमीबा के बेसिस पे हमने ये नाम रखा है एक्चुअली अमीबिक शेप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल, नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। जैसे नर्व सेल्स हैं, उनका शेप चेंज नहीं होता है। देखो, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। How does a living cell perform these basic functions? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. तो हमारे यहाँ पे क्या होता है? देखो, ह्यूमन बींग्स में मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब काम का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। सारे काम हाथ कर लेता है क्या? कुछ काम मुंह भी कर रहा है, कुछ काम आंखें भी कर रही है, कुछ काम पैर भी कर रहे हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो ये सेल की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। सेल का देखो, हर पार्ट, ह्यूमन बॉडी का हर पार्ट अलग अलग काम कर रहा है, क्योंकि उसके सेल अलग अलग हैं, और जो काम कर रहा है, जैसा काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेल का शेप और साइज होता है। सी, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट, ठीक है, हार्ट एक पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, ठीक है। स्टमक है टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज अ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। बोला गया है हर एक सेल के अंदर दे गॉट सम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सेल के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, जिसको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। Each kind of cell organelle performs a special function such as making new material in the cell, clearing up waste material from the cell and so on. तो सेल ऑर्गेनल का काम क्या है? उनका काम है कि सेल को जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सेल ऑर्गेनल उसको देता है, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसकी सफाई भी कौन करता है? सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या है? सेल जैसे देखो, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हमारी ज़बान काम कर रही है, ये क्या है? हमारे पार्ट्स है। सेल के पार्ट्स क्या है? ऑर्गेनल्स हैं। सेल ऑर्गेनल सेल के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सेल का पार्ट क्या कर रहा है? सेल ऑर्गेनल क्या कर रहा है? सेल को जो भी रिक्वायरमेंट है खाने की, एनर्जी की,
वो सेल ऑर्गेनल उसको ला के दे रहा है, और जो भी यहाँ पे साफ सफाई करनी है वो भी कौन कर रहा है? सेल ऑर्गेनल कर रहा है। A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. सेल जिंदा रह सकता है, अपने सारे काम कर सकता है because of these organelles. अगर ये ऑर्गेनल नहीं होते तो सेल जीवित नहीं होता। These organelles together constitute the basic unit called the cell. ये सारे organelles, सेल के भी छोटे 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 पार्ट्स होते हैं। That is a, जैसे ह्यूमन बॉडी सिंगल है, लेकिन वी हैव डिफरेंट पार्ट्स फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, अगर हमारे अलग अलग पार्ट नहीं होते तो काम कैसे होता? तो वैसे ही सेल किससे बना है? जैसे ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? अलग अलग पार्ट से बनी, और ये अलग अलग पार्ट क्या कर रहा है? अलग अलग काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये काम करके हमको जीवित रख रहा है। ठीक है, हम नाक से सांस ले रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, हाथ काम कर रहा है, जीभ काम कर रही है, दांत काम कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स कौन से हैं? सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल को जिंदा रख रहा है, और सेल के सारे फंक्शन सेल ऑर्गेनल करता है। समझ में आया? इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। आपके बॉडी के अंदर अलग अलग सेल होंगे, क्योंकि जो ऑर्गन है उसके अकॉर्डिंग जो काम कर रहा है, जैसा फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग उसका शेप और साइज होता है। हर सेल का शेप और साइज अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट फंक्शन। बॉडी का पार्ट जैसा काम कर रहा है, फंक्शन मतलब काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेल का शेप और साइज होगा। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल सेम होता है। जितने भी सेल्स हैं ना हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग, ठीक है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स सेम होते हैं। यहाँ पे वो लिखा हुआ है, इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। उनका कोई भी काम हो, काम तो सबका अलग अलग है। पैर का काम अलग है, हाथ का काम अलग है, दांत का काम अलग है। ठीक है, इनके सेल अलग अलग होंगे, सेल का शेप और साइज़ अलग अलग होगा, इनके काम अलग अलग है। दांत काटने का काम कर रहा है, हाथ लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इनके काम भले अलग अलग है, लेकिन इन सेल के सेल ऑर्गेनल्स सेम होते हैं। समझ में आया? नाउ व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल? देखो, वी सॉ अबाउ दैट द सेल हैज़ अ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। सेल के स्पेशल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सेल के क्या हैं? स्पेशल, मतलब सेल के स्पेशल पार्ट्स हैं जो सारा सेल का काम करते हैं और सेल को जीवित रखते हैं, उसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? If we study a cell under a microscope, we would come across 3 features in almost every cell. अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर सेल की स्टडी करोगे तो आपको 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन क्या? एक लेयर होती है, एक अपर लेयर होती है, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। कहीं पे भी मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर होती है। ठीक है, उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर आप कोई भी सेल को स्टडी करोगे, यू विल गेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 फीचर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और एस्पेक्ट कहा जाता है। आपको 3 चीज़ें मिलेगी, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, न्यूक्लियस मिलेगा, और आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है, all activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. तो बोला गया है सेल के अंदर सारी एक्टिविटी। आप बोलोगे सर सेल के अंदर एक्टिविटी कहाँ से होती है? वो तो सेल ऑर्गेनल की वजह से होती है, बराबर, लेकिन ये 3 फीचर्स होने ज़रूरी है। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये 3 फीचर्स का होना, नहीं तो ऑर्गेनल्स भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गेनल्स भी काम नहीं कर पाएंगे। तो सारी एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होती है और जो भी सेल का इंटरेक्शन होता है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। अब बोलोगे सर सेल का क्या इंटरेक्शन होता है? मतलब सेल का क्या लेना देना होता है? सेल का लेना देना होता है ना। ठीक है, सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलना होता है। सेल को एनर्जी चाहिए होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, मैंने कुछ लिया, मैंने कुछ दिया, ये इंटरेक्शन बोलते हैं। तो सेल जो भी एक्टिविटी कर रहा है, सेल जो भी
जो भी काम कर रहा है। आप बोलोगे सर वो तो सेल ऑर्गेनल करता है, लेकिन भाई सेल ऑर्गेनल भले करता है लेकिन ये 3 चीज़ें होगी तो करेगा। मेरा हाथ काम कर रहा है, आप बोलोगे सर ये तो आपका हाथ काम कर रहा है, ये तो आपके बॉडी का ऑर्गेनल है, ठीक है। हाथ के अंदर खून नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही काम करने के लिए 3 चीज़ों का ज़रूरी होना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझते हैं। सी दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आप थोड़ा थोड़ा पिक्चर में भी देखो। सपोज कर लो ये सेल है, ठीक है। तो ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है ना आपको, ये जो आउटर कवरिंग आपको दिख रही है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या करती है? ये सेल के अंदर जो भी है ना उसको सेल कंटेंट बोला गया है। क्या बोला गया है? ठीक है। सेल का अंदर का जो मटेरियल है उसको वो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है, ठीक है। ये अपर लेयर क्या कर रही है? ये अपर लेयर क्या कर रही है? सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो सेल के बाहर के मटेरियल से उसको सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का काम है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे परमिशन, यहाँ पे क्या है? ये चेक पोस्ट है। ये क्या है? चेक पोस्ट है। यहाँ पे कौन है? सिक्योरिटी वाला है। सिक्योरिटी वाला ये कौन है? सिक्योरिटी वाला ये क्या कर रहा है? बाहर से जिसको अंदर जाना है वो अलाउ करेगा, अंदर से जो बाहर जाना है वेस्ट मटेरियल वगैरह ये बोलेगा तब जाना है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? परमिशन दे रहा है। किसके लिए? एंट्री और एग्जिट के लिए। जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो भी नेसेसरी मटेरियल है, जिसकी ज़रूरत है वो सेल के अंदर जाएगा तो सही, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना परमिशन के नहीं जा सकता। और अंदर से जो बाहर जाएगा वो भी उसकी बिना परमिशन के नहीं जा सकता। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी परमिशन के बिना कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें अंदर बाहर नहीं हो रही है भाई। कुछ चीज़ें अंदर आ सकती है, कुछ चीज़ें बाहर हो सकती है। जैसे मैंने बोला गैसेस का, वाटर का, कुछ मटेरियल का, सारी नहीं। लेकिन इसको अलाउ कौन करता है? इसको करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करना चाहिए, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? याद रखना, 10th में भी काम आएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब भी जो टॉपिक चल रहा है ना नेक्स्ट पेज तक, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में आएगा, आपको ध्यान देना। समझ में आया? सिर्फ नाम नए हैं, बाकी आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के साथ उसको कंपेयर करो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कंपैरिजन करो। सी हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? तो बोला गया है कि कैसे चीज़ें सेल के अंदर जाती है, कैसे चीज़ें सेल से बाहर जाती है। सी सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि CO2 और ऑक्सीजन का, ठीक है, इनटेक और एक्सचेंज होता है इन गैसेस का, ठीक है। CO2 अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। ये किसके प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन यहाँ क्या है वो आप अच्छे से देखना। देखो, वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ हाई सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन इज लो। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, ध्यान देना। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस तुरंत, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो जाता है किस चीज़ का? ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन इज लो। तो बोला गया है यहाँ पे जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है और जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, मतलब जहाँ पर चीज़ ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जहाँ पे चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ से जहाँ पर चीज़ें, जहाँ पे सब्सटेंसेस कम है, जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, द मूवमेंट फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड
सी समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स. अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा. सी फॉर एग्जाम्पल सम सब्सटेंस लाइक CO2 विच इज सेल्यूलर वेस्ट. CO2 क्या है? सेल में से एक वेस्ट है. वेस्ट को बोला जाता है साइंस में बाई प्रोडक्ट. ठीक है, वेस्ट को बोला जाता है बाई प्रोडक्ट. जैसे प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और क्या देते हैं? तो ऑक्सीजन उनके लिए क्या है पता है? वेस्ट है. समझ में आ रहा है? जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लांट्स के लिए वही चीज़ वेस्ट है, उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं. उसे बाई प्रोडक्ट कहा जाता है. देखो एग्जाम्पल अच्छे से देखना. सम सब्सटेंस लाइक CO2 which is a cellular waste and requires to be excreted out by the cell accumulates in high concentration inside the cell. तो बोला गया है CO2 क्या है? CO2 क्या है? सेल के अंदर CO2 एक वेस्ट मटेरियल है. CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 सबको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ये क्या है? ये एक वेस्ट मटेरियल है. ये एक सेल के अंदर इनसाइड द सेल एक वेस्ट मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, मतलब बहुत ज़्यादा है, जिसको ज़रूरत है बाहर, क्योंकि बाहर कम है CO2. सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है, उसके सराउंडिंग में CO2 कम है. तो हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? सेल के अंदर इनसाइड द सेल. और लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? तो जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन. लेकिन ये किसका मूवमेंट हो रहा है? CO2 का. और CO2 हाल फिलहाल यहाँ पे सेल के लिए क्या है? एक वेस्ट मटीरियल. ठीक है. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. तो आपको बोला गया है कि सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बाहर सराउंडिंग्स में CO2 कम है, CO2 इज लेस. और अंदर CO2 क्या है? ज़्यादा है. अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर सराउंडिंग में CO2 कम है. ठीक है. As soon as there is a difference of the concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to the region of lower concentration outside the cell by the process of diffusion. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन किसको बोला गया है? देखो CO2 जो एक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर हायर है, और सराउंडिंग्स में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. ठीक है. तो ये डिफरेंस है, अंदर बहुत ज़्यादा है और वो एक वेस्ट मटेरियल है. चलो ज़्यादा हो और हमारे फ़ायदे के लिए हो, काम का हो तो भले रखा. ठीक है. लेकिन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और सराउंडिंग्स में क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन है. तो क्या होगा? ये डिफरेंस है. यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है अंदर, बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है. तो ये डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. ठीक है. मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे मूवमेंट किस चीज का हो रहा है? CO2 का. CO2 का मूवमेंट हो रहा है. क्यों? CO2 सेल के अंदर बहुत ज्यादा है और CO2 सेल के बाहर कम है, कंपैरेटिवली कम है. ठीक है. तो क्या हो रहा है? फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का मूवमेंट हो रहा है टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन. इसे डिफ्यूजन कहा गया है. समझ में आया? नो सी गाइस, अब डिफ्यूजन हमने देखा कि डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. साथ में याद भी रख लो और समझो, समझने की कोशिश करो. सिंपल इंग्लिश है, हाईफाई इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. मैंने ऐसा नहीं बोला कि हमेशा इनसाइड से लेके आउटसाइड तक, ऐसा नहीं बोला. मैंने बोला फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. हाल फिलहाल CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब CO2 ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ज़्यादा. समझ में आया? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है ज़्यादा. CO2 ज़्यादा कहाँ है और CO2 बाहर कम है. तो जब हम, ये डिफरेंस हो गया, बाहर कम हो गया, अंदर ज़्यादा हो गया. और वैसे भी ये क्या है? एक वेस्ट मटीरियल है. ये एक वेस्ट मटेरियल है, तो जनरली क्या होगा? इसका निकलना बाहर ज़रूरी है. तो हम मूवमेंट कर रहे हैं सब्सटेंस का. अब सब्सटेंस यहाँ पे क्या है? CO2. सब्सटेंस मतलब कोई चीज़, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का मूवमेंट हो रहा है? CO2 का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन. दैट इज कॉल्ड अ. ठीक है. अब
O2 का एग्जाम्पल ले लो, मतलब ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 जो है वो एंटर कर रहा है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन O2 का अंदर कम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 मतलब ऑक्सीजन, O2 अंदर कम है और O2 बाहर, मतलब यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो O2 क्या होगा, बाहर से अंदर जाएगा, क्योंकि O2 बाहर ज़्यादा है। O2 मीन्स ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का अमाउंट बाहर ज़्यादा है और ऑक्सीजन का अमाउंट अंदर कम है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। एंड नाउ द सब्सटेंस इज O2, और O2 का हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। ठीक है, और O2 का लोअर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है, तो ये डिफरेंस है। इसलिए हायर आप बोलोगे सर लोअर टू हायर नहीं जाता क्या? नहीं, डिफ्यूजन का डेफिनेशन यही बोलता है कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक का मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, लोअर टू हायर नहीं। समझ में आया? Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. ठीक है, water also obeys the laws of diffusion. अब बोला गया है water जो है वो भी diffusion को सैल्यूट करता है। भाई तूने जो कानून बनाए हैं ना, मैं भी फॉलो करूँगा। लेकिन जब वाटर फॉलो करता है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब वाटर ये डिफ्यूजन का लॉ, इसलिए बोला जाता है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी क्या है, डिफ्यूजन ही है, लेकिन जब वाटर के मामले में डिफ्यूजन हो रहा है ना, तो हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से आपको देखना है। देखो, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब जो पानी बहता है, तो पानी के अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली, क्योंकि ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जब पानी का मूवमेंट हो रहा है, अभी तक हमने किसका देखा, गैसेस का देखा, CO2 का देखा, O2 का देखा, वो डिफ्यूजन ही बोला हमने। लेकिन जब पानी का मूवमेंट हो रहा है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, या बाहर से अंदर और अंदर से बाहर इक्वली भी मूवमेंट होता है, ठीक है, इन सबको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आया? इसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। नाउ the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. तो बोला गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास जो पानी हुए हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू इफेक्ट होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो, आपने एक सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व कर लिया, तो उसके आसपास पानी कितना है वो इस पे डिपेंड है। जो आपने एक सब्सटेंस लिया, आपने पानी में डाल दिया, ठीक है, पानी में डाल दिया, तो उसके आसपास का जो पानी है वो इस बात पे डिपेंड है कि आपने पानी में ये डिजॉल्व किया सब्सटेंस को। Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration. What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? One of the three things could happen. बोला गया है, आप एनिमल सेल या प्लांट सेल शुगर या सॉल्ट के सोल्यूशन में डालोगे, इन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये तीन चीज़ें होती है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो सकती है जब हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर के सॉल्यूशन में डालेंगे या सॉल्ट को पानी में डालेंगे। ठीक है, नाउ सी गाइस,
हमने डिफ्यूजन के बारे में देखा कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, अब सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, गैसेज हो सकती है आपकी, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अभी अभी हमने देखा कि CO2 अंदर ज़्यादा है हायर कॉन्सेंट्रेशन, और CO2 बाहर सेल के अंदर ज़्यादा है इनसाइड द सेल, और आउटसाइड द सेल कम है। द मूवमेंट फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन, ठीक है। लेकिन देखो गैसेस के मामले में, मटेरियल के मामले में इसे डिफ्यूजन कहा जाता है, लेकिन वाटर के मामले में इसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। और हमने अभी अभी देखा था कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं अभी। देखो, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, ध्यान देना, ऐसा ही है, सेम ही है, समझ में आएगा, आप लैंग्वेज में खाली ध्यान रखना। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that water enters the cell is likely to swell up. तो हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल की स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेल के आसपास, सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। वही सेम डिफ्यूजन जैसा। लेकिन जब वाटर की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस आ जाता है, ठीक है, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, ठीक है। लेकिन जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ, हाइपोटोनिक क्या है, सेल के सराउंडिंग में, सेल के बाहर पानी ज़्यादा है, वहाँ पे उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल का। और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? मेम्ब्रेन एक लेयर है, एक स्किन है, और स्किन क्या होती है? पोरस होती है, खड्डे खड्डे होते हैं। तो वहाँ से चीज़ें बाहर भी जाएगी और चीज़ें अंदर भी आएगी। वाटर बाहर भी जा रहा है, वाटर अंदर भी आ रहा है, लेकिन हमेशा होता क्या है, जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है वहाँ से पानी जाता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो सेल के बाहर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है, और ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सचेंज अलाउ करता है, पानी बाहर से अंदर भी आता है, अंदर से बाहर भी जाता है। लेकिन इस समय हाइपोटोनिक के अंदर क्या है? पानी बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो क्या होगा? पानी बाहर से, नेट रिजल्ट क्या होगा? देखो, अंदर से बाहर भी जा रहा है, बाहर से अंदर भी जा रहा है, लेकिन ज़्यादा कहाँ है? बाहर है। तो अल्टीमेटली क्या होगा लास्टली कि बाहर से जब अंदर की तरफ पानी आ रहा है, इनसाइड द सेल आ रहा है, तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी सेल में, क्योंकि पानी अंदर आया ना भाई, ठीक है। बलून के अंदर जब आप पानी डालते हो तो बलून फूल जाता है, तो वैसे ही सेल के अंदर पानी आया, दैट इज कॉल्ड अ हाइपोटोनिक, दैट इज कॉल्ड अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। समझ में आया? सेकेंड वाला देखो, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution known as a isotonic solution. बोला क्या है? मीडियम मतलब सराउंडिंग्स में, सेल के बाहर, सेल के आसपास जितना पानी है उतना ही पानी सेल के अंदर है, ठीक है। सेल के बाहर जितना पानी है उतना ही पानी सेल के, तो अल्टीमेटली कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। और हाइपरटोनिक में क्या होता है? अंदर पानी ज़्यादा है, हाइपर में अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर कम है, ठीक है। ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस में होता क्या है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। पानी ज़्यादा कहाँ है? सेल के अंदर। पानी कम कहाँ है? सेल के बाहर। तो मूवमेंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? अंदर से बाहर होगा। इससे क्या होगा? सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। श्रिंक मतलब सूखा हुआ, ठीक है, सूखा हुआ। जैसे देखो, तुम किशमिश ले लो, वो क्या हो रहा है? तुम जब सेल के अंदर डाल रहे हो, सॉरी, पानी के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, रेजिन जिसको बोलते हैं, किशमिश को, ठीक है। अब वो सूखी हुई होती है, पानी के अंदर डालो तो क्या होगा?
वो फूल जाएगी। क्यों फूलेगी? क्योंकि आसपास में पानी ज़्यादा था और उसके अंदर पानी फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन उसका मूवमेंट हो रहा है टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और सेल के अंदर पानी कम था, सेल के बाहर पानी ज़्यादा था, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक बोलेंगे, उसे हाइपोटोनिक कहा जाएगा। समझ में आया? और अगर पानी अंदर से बाहर जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। सिंपल, बाहर से पानी अंदर आएगा, ठीक है, बाहर से जब पानी अंदर आएगा तो स्वेल हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। और अंदर से पानी जब बाहर जा रहा है तो सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है पानी का, बाहर कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। और हम ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? हमेशा जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, उसको ही हम लोग डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन हम दूसरी चीज़ों में बोलते हैं, वाटर के मामले में हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड, लेकिन एक चीज़ होती है कि फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड osmosis in case of water. In case of other material or gases, diffusion. आया समझ में? Yes. कई बार मैंने सुना है कि आरओ में बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, तो सर वो सही है? वो देखते हैं बाद में, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। देखो, if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर मीडियम का मतलब बाहर की तरफ, मीडियम मतलब सेल के बाहर की तरफ अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है पानी का, देन द सेल मतलब इनसाइड द सेल, मीडियम मतलब सेल के बाहर, सेल के बाहर अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड। अब एक अच्छी चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, वो तो हमने देख लिया, मैं खाली रीड कर रहा हूँ। सच अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अंदर पानी ज़्यादा है बाहर कम है तो अंदर से बाहर जाएगा, उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं, ठीक है। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर्स इट। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? हमेशा देखो आइसोटोनिक हो, हाइपोटोनिक हो, हाइपरटोनिक हो, हाइपोटोनिक हो, आइसोटोनिक हो या हाइपरटोनिक हो, इन तीनों केसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम हायर टू लोअर ही जा रहा है। ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, पानी अंदर भी है पानी बाहर भी, बाहर से अंदर भी आ रहा है अंदर से बाहर भी जा रहा है, तीनों में। ऐसा ये मत सोचना कि हाइपोटोनिक में स्वेलिंग हो जाती है तो बाहर से ही अंदर आ रहा है, नहीं भाई, अंदर से भी तो बाहर जा ही रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लास्ट में फाइनली क्या हो रहा है कि बाहर से अंदर आएगा और सेल स्वेल हो जाएगा हाइपोटोनिक में। आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, अंदर ज़्यादा पानी बाहर कम है, तो तुमको लगेगा अंदर से बाहर जा रहा है खाली, ऐसा नहीं है, वो अल्टीमेट रिजल्ट है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बाहर से भी अंदर आ रहा है अंदर से भी बाहर जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? अंदर है, अंदर। इसमें श्रिंक हो जाता है ना, हाइपर में क्या हो रहा है, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अंदर से बाहर जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसका एक्चुअली मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा मीडियम है, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ, वो क्या है, वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है। अब बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब सल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है, ये चीज़ समझो ऑस्मोसिस में। देखो हाइपोटोनिक में क्या था, बाहर पानी ज़्यादा था, बराबर, बाहर पानी ज़्यादा था, पानी क्या है, सॉल्वेंट। देखो तीन चीज़ें होती है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सोल्यूशन। आप एक ग्लास ले लो, ग्लास के अंदर जो आपने पानी ले लिया, पानी के अंदर चीनी डाली, तो चीनी वाला जो पानी बन गया दैट इज़ अ सोल्यूशन, और जो आपने पानी लिया था वो था सॉल्वेंट, और जो सॉलिड मटेरियल आप डालते हो उसे सॉल्यूट कहा जाता है, ठीक है। चीनी की जगह आप नमक डाल दो, ठीक है। जो भी सॉलिड मटेरियल आप डालते हो, सॉल्यूशन, जो भी आपका सॉल्यूशन बनता है ना, कभी भी किसी चीज़ का भी सॉल्यूशन आप बनाते हो
तो जो सॉलिड पार्टिकल आप डालते हो वो सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है, याद रखना। सॉल्यूट हमेशा, अगर आपको चीनी वाला पानी बनाना है तो आप पानी से ज़्यादा चीनी ले लोगे क्या? नहीं लोगे, बराबर। तो सॉल्यूट पार्टिकल हमेशा ज़्यादा होते हैं, सॉरी कम होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल हमेशा कम होते हैं। जिसको मिक्स करते हैं, जिसमें मिक्स करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। जिसमें मिक्स करते हैं, पिक्चर इमेजिन करो, ग्लास लिया, आपने पानी डाला, ठीक है, पानी में शक्कर मिक्स कर रहे हो कि शक्कर में पानी मिक्स कर रहे हो? ठीक है, तो जो ज़्यादा होता है, जिसमें मिक्स करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, जिसको मिक्स कर रहे हो वो सॉल्यूट होता है, और जो बनता है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपको हाइपोटोनिक में क्या बोला? आपको हाइपोटोनिक में बोला कि बाहर से अंदर जा रहा है पानी, मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? पानी का ज़्यादा है। मतलब पता है, सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे अंदर ज़्यादा है। वो तो क्या है? सॉल्वेंट है ना। पानी क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, अब सॉल्वेंट का यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर हायर है, मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है। लेकिन इसका उल्टा होता है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो सॉल्यूट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा होता है। हाइपर में क्या था? पानी का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है। पे अटेंशन हियर। हाइपर में क्या था? पानी का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो अंदर से बाहर जा रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जा रहा है। लेकिन पानी का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है तो सॉल्यूट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? बाहर है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके। नाउ सी, thus osmosis is a special case of diffusion। मैंने बोला आपको कि osmosis क्या है? वो भी diffusion ही हो रहा है, लेकिन उसमें water molecules का movement हो रहा है from the higher concentration to the ultimately initially ऐसा नहीं है कि from higher to lower ही हो रहा है, from lower to higher भी हो रहा है। जो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर दोनों जगह अलाउ कर रहा है। वो कौन है? सिक्योरिटी गार्ड है। वो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके बिना कोई अंदर और कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता। तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन उसका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। और जब पानी का मूवमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. So osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity. चलो एक्टिविटी हम बाद में देख लेंगे, यहाँ पे आप आ जाओ। Unicellular freshwater organisms and most plant cells tends to gain water through osmosis. ठीक है, यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और ज़्यादातर प्लांट सेल जो हैं वो पानी कैसे गेन करते हैं? ऑस्मोसिस से, मतलब फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। बोला गया प्लांट रूट जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट रूट के सराउंडिंग्स में पानी ज़्यादा होगा और अंदर पानी कम होगा। जब अंदर पानी कम होगा, बाहर ज़्यादा है, तो वो हो गया हाइपोटोनिक। ठीक है, वो हाइपोटोनिक हो गया, तो वो भी ऑस्मोसिस से होता है। सी दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। ठीक है, सेल की लाइफ में एक तरह से डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट क्यों है? इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। लेकिन वाटर का जो एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज अ प्योरली डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ डिफ्यूजन, बट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आया? Yes, sir. See, in addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. ठीक है, खाली गैसेस का और पानी का एक्सचेंज नहीं होता ना। ठीक है, सेल को न्यूट्रिशन भी चाहिए अपने आसपास से, और सेल का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी तो बाहर निकल रहा है। Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. तो ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये किससे बना हुआ है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं।
ठीक है, लिपिड्स क्या होता है, एक तरह से फैट्स और प्रोटीन से बना हुआ है. हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो 1940 में कब बना, 1940 में जो हाई पावर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, उसी से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल membrane also enables the cell to gulf in food and other material from its external environment. तो बोला गया है सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितना फ्लेक्सिबल है. रिजिड मतलब फिक्स होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिसमें चेंजेस आते हो. तो बोला गया है सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड है कि सेल कितना फूड और वाटर एब्जॉर्ब करेगा from its external environment. Such process are known as endocytosis. Amoeba acquires its food through such process. जो अमीबा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू फूड जो है, देखो सेल ऑर्गेनल की फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड है. ये जो सेल ऑर्गेनल है, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी नॉट ऑर्गेनल, सेल मेम्ब्रेन जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जिसको बोल रहे हैं, कहाँ है, ये रहा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन. इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड है कि ये आसपास में से कितना फूड एब्जॉर्ब कर सकता है. एनगल्फ का मतलब होता है कितना ले सकता है, ठीक है. और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस तरह का प्रोसेस करते हैं जिसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है. अमीबा करता है ऐसा, अमीबा खाना इस तरह करता है. अमीबा का शेप कैसा होता है पता है, देखो जनरली यस इर्रेगुलर मतलब उसका कोई शेप नहीं होता. ये अमीबा मैंने बना दिया, ठीक है. अब अमीबा के एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वो कहीं से भी बना देता है, ठीक है. ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वो अपनी बॉडी में से कहीं से भी रेस कर सकता है, ठीक है. वो क्या करेगा कि यहाँ पे खाना है, यहाँ पे अगर खाना है तो धीरे धीरे फिंगर्स को एक्सटेंड करता है और उस खाने को अंदर ले लेता है. समझ में आया, वो अमीबा ऐसा करता है. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ सेल वॉल, देखो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है और उसको नाम दिया गया है दीवार का, सेल दीवार, सेल वॉल, ठीक है. देखो प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन इसके ऊपर एक और लेयर है, हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग्स कॉल्ड द सेल वॉल. तो बोला गया है ये आपका सेल वॉल जो है इसके ऊपर एक और रिजिड वॉल बना हुआ है, कवरिंग है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं. और ये कहाँ पे होता है, ये प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता, ठीक है. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है. ये जो सेल वॉल बना है ये किससे बना है, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट. तो बोला गया है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स कौन देता है, सेल्यूलोज. See, when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. क्या बोला गया है, जब कोई लिविंग प्लांट सेल पानी छोड़ता है ऑस्मोसिस के थ्रू, मतलब पानी निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, श्रिंकेज हो जाता है, श्रिंक हो जाता है सेल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल. कंटेंट्स ऑफ द सेल का मतलब होता है एक तरह से सेल ऑर्गेनल, ठीक है, क्योंकि सेल किससे बना है, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल से बना है. दैट अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लास्मोलाइसिस. वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो अगेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम बाद में देख लेंगे. समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट पेज पे, सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. तो हाइपोटोनिक में जनरली यही होता है कि बाहर से अंदर पानी आता है. इन सच मीडिया द सेल्स टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. अब क्या होता है,
अगर तुम खुद सोचो, चलो हम सेल की जगह बलून ले लेते हैं। बलून के अंदर पानी डालोगे 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 तो पानी की वजह से बलून का जो वॉल है, सरफेस है, उस पर भी तो प्रेशर आएगा ना। एक टाइम के बाद क्या आता है, पानी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, वो बर्स्ट हो जाएगा। तो सेल के अंदर जब हाइपोटोनिक से पानी जाता है, ठीक है, और सेल क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है सेल की, तो वो पानी की वजह से दीवारों पे भी तो प्रेशर आ रहा है। इस रूम के अंदर हम पानी डाल देंगे, पूरा भर देंगे, आपकी जो टंकी है ना, पानी की टंकी घर के अंदर, ठीक है, अगर पानी एक लिमिट से ज़्यादा उसके अंदर आ जाए और उसको निकलने का मौका ना मिले, हर जगह होता है ना, गैस हो, पानी हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी जब निकलने का मौका नहीं मिलता है। आज पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल में से फ्यूम्स वगैरह निकलती हैं, कहीं पे भी कुकर फटता है, सीटी क्यों है, सीटी क्यों रखी गई है भाई, स्टीम निकलने के लिए, नहीं तो फट जाएगा, ठीक है। जब पानी के टंकी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और पानी का रास्ता नहीं है और कंटिन्यूसली भरता है, तो धीरे धीरे वो पानी क्या करता है, पानी प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स के ऊपर और क्रैक्स पड़ जाती है काफ़ी बार। समझ में आया। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, पानी ऑस्मोसिस से सेल के अंदर जा रहा है, सेल के बाहर से, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वो क्या कर रहा है, वो सेल की दीवारों पे पानी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, प्रेशर डाल रहा है। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है भाई, दोनों प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। जो सेल है वो पानी की वजह से वॉल पे प्रेशर डाल रहा है, वॉल जो है सेल के ऊपर इक्वली प्रेशर डाल रहा है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम्स देन द एनिमल सेल। ठीक है, समझ में आया इतना? यस सर। ओके।